अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। मार्का हक की तकरीबात हो रही हैं। पेशावर में भी एक अहम तकरीब हुई लेकिन वज़ीर आला वहाँ शरीक नहीं थे। क्या वजह बनी, आपके साथ शेयर करेंगे। DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन उसके ऊपर एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। किन वजूहात की बिना पर तनकीद हो रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने एक अहम खबर दी अपने ज़राए से और उनका कहना है कि वो वजूहात तलाश कर लाए हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्यों खामोश नज़र आ रही है, जबकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत भी ख़राब है, कैद तन्हाई में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से कोई लाहेअमल क्यों नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी खबर दी है और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे 28वीं तरमीम के हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है जी। DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगरचे उसका जो मौजू था वो तो मार्का हक था और उसमें जो ज़्यादा उनका मुखातिब था वो ज़ाहिर है भारत था और भारतीय फ़ौज था और अपनी उन्होंने कामयाबियां गिनवाई और काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया भारत को, भारतीय फ़ौज को, और काफ़ी ज़्यादा उनके कान भी खोले कि जनाब आप किसी गलतफहमी में मुब्तला ना रहें। लेकिन DGISPR साहब की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बन गई सोशल मीडिया के ऊपर। अगरचे इसका मौजू इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो तनकीद हुई। जो उसकी बुनियादी वजूहात हैं वो ये नज़र आती हैं कि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे इंडियन फ़ौज को लेकर के, उसके हवाले से जो अगर किरदार देखा जाए कि पाकिस्तानी फ़ौज का क्या रहा है उसी पैमाने के हिसाब से जिसके ऊपर वो इंडियन फ़ौज को कुछ नसीहतें कर रहे थे, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तनकीद जो है वो देखने में आई। 3-4 बातें DGISPR की जो ज़्यादा सब लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहली बात उन्होंने जब ये कहा कि अगर फ़ौज को सियासत ज़दा कर दिया जाए तो फ़ौज जो है वो बेकार हो जाती है और उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है और पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो उनका जुमला है हमेशा वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इसके ऊपर यकीनी तौर पर उसके बाद तनकीद होती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक तनाजुर में अगर देखा जाए तो हर शहरी ये जानता है कि पाकिस्तान में अगर 4 मार्शल लॉ लगे थे तो वो कोई ट्रैफिक वार्डन्स ने तो नहीं लगाए थे। ज़ाहिर है सियासत में पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत वाज़े किरदार रहा है और हमेशा रहा है, कभी सामने रहा है कभी पसे पर्दा रहा है। लेकिन बहरहाल ख़ुद जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ थे उन्होंने भी अपने मुँह से इस बात का इकरार किया था कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में मुलविस रही है और उन्होंने ये अहद किया था कि अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सियासत में मुलविस नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो मामलात हुए, जिस तरह से अदम एतमाद आई, उसकी सारी कहानी ख़ुद अदम एतमाद के किरदारों ने भी बाद में बयान कर दी थी। वो मौलाना फजल रहमान हो, दीगर किरदारों जो सब ये बता रहे थे, अली वज़ीर हो, बाकी लोग हों, कि किस तरह जनरल बाजवा ने अदम एतमाद के लिए पूरी की पूरी एक साजिश तैयार की थी। तो सियासी किरदार तो हमेशा रहा है और अब तो इस वक्त जो मॉडल है उसमें तो एक इंतज़ामी किरदार भी है। बहुत सारे मामलात में आप देख रहे हैं कि ख़ुद अस्करी क़यादत जो है वो लीड करती नज़र आ रही है। तो इसी वजह से फिर वो एक तनकीद का बाइस बन जाती है इस तरह की कोई गुफ्तगू, क्योंकि हर कोई फिर ये बात करता है कि भाई आप ये बात कर तो रहे हैं कि सियासत में किरदार नहीं है या इंडियन फ़ौज जो है वो सियासी। हालांकि मेरा ख्याल है इंडियन फ़ौज के ऊपर तो इस मामले पर बड़ी कम तनकीद होती है। अदरवाइज़ तनकीद की बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इंडियन फ़ौज भी कम नहीं है। जो वहाँ पे अक़लियतों के साथ होता है, जो कश्मीर में वो जुल्म सितम करते हैं, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो सियासी किरदार की अगर बात की जाए तो वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आता इंडिया में। ना ही इंडिया में आज तक कभी मार्शल लॉ लगा है और ना ही हमने देखा है कि कभी किसी इंडियन चीफ ने कोई सियासी हुकूमत को घर भेजा हो। तो इस लिहाज से ये जो उनकी बात थी वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल थी और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर फिर काफ़ी तनकीद हुई। फिर इसी तरह उन्होंने ये गुफ्तगू भी की DGISPR साहब ने कि जो पानी का मामला था, कश्मीर का मामला था, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही थी कि आप ये कामयाबियाँ तो गिनवा रहे हैं लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है और उसके ऊपर हम अभी तक कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं दे सके, सिवाय इसके कुछ मज़म्मती बयानात जो हम कहते हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये पानी का मसला जो है सिंतास मुआहदे के तहत होना चाहिए उसको बहाल, लेकिन अभी उसके हवाले से हमने कोई प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो नहीं लिया है। तो इससे मुतालिक बल्कि आसमा शिराजी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था।
इसी तरह से बाकी कुछ और चीज़ें उन्होंने ये बात भी की कि कोई पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान में नहीं आ सकता, कोई माई का लाल नहीं आ सकता और ये सारी फ़ौज हमारे साथ खड़ी। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब बैरूनी जारहियत की बात हो, अगर कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होता है तो पाकिस्तान के अवाम ने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया और सारी कौम जो है वो यकजहती के साथ अपनी फ़ौज के साथ खड़ी नज़र आई। तो इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये रिश्ता जो है वो अंदरूनी तौर पर भी उतना ही मुस्तहकम है? अगर बैरूनी जारहियत की बात ना हो तो फिर इसके ऊपर आपको कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी नज़र आते हैं, जिसमें ज़ाहिरी सी बात है आप देख सकते हैं कि बहुत से गिले शिकवे हैं लोगों को। आप बलूचिस्तान के लोगों से पूछें, उनके अपने गिले शिकवे हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछें, उनके अपने गिले शिकवे हैं। आप अब सियासी तनाजुर में बात करें तो एक सियासी सबसे बड़ी जो जमात है उनके आपके साथ 1001 गिले शिकवे हैं, और जब उनके सबके ये गिले शिकवे अपने अपने तौर पर आप देखें तो उनके पीछे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो जाहिर है कि उन गिले शिकवों के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो ये वजह नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत से शिकवे शिकायत हैं, मुमकिन है कि कुछ नाजायज़ हों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबके सब ही गलत हों और उनके ऊपर जो है वो कोई बात ना हो सकती हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। आज भी पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, मिसिंग पर्सनस क्यों हैं। अभी कल पीटीआई के जो मैंने बताया था आपको मूसा विर्क जो हैं वो 37 दिन के बाद घर वापस लौटे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल वही बात है कि उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी जब बैरूनी जारियत की बात आती है तो बिल्कुल कौम अपनी फ़ौज के साथ ही खड़ी होती है। और फ़ौज से तो प्यार करती है कौम, लेकिन कौम ये भी तकाज़ा करती है कि फ़ौज भी उनसे उतना ही प्यार करे, और जिससे कौम प्यार करती है, जिन लीडर्स से कौम प्यार करती है उनके लिए भी उसी तरह से इज़्ज़त व एहतराम से पेश आया जाए। लेकिन अगर आप उसके तनाजुर में देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जो पहले यानी आप समझ लीजिए कि यानी ट्वीट्स वगैरह आते थे, उसके ऊपर आप रद्दमल देख लें कि किस तरह से होता था और अब क्या होता है। और अगर आप आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देख लें कि किस तरह का रद्दमल सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, तो वो तमाम चीज़ें कि जिसके ऊपर जो है वो आप जान सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन बहरहाल DGISPR साहब ने काफ़ी अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगरचे उन्होंने बराह रास्त कोई PTI को किसी हवाले से तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन चूँकि इस वक्त हालात इस तरह के हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, उनकी आँख एक ऑलमोस्ट इस वक्त विजन लॉस कर चुकी है, उनकी अहलिया के साथ जो मामलात हैं वो आपको मालूम है, और फिर जो बाकी लीडर्स के साथ हो रहा है, तो उस सब के तनाजुर में एक बहुत तलखी है PTI के सपोर्टर्स में, और आम लोगों में भी एक बहुत तलखी है, क्योंकि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। महंगाई का एक तूफ़ान है और एक आपको डिसकनेक्ट नज़र आता है हुकूमत और अवाम के दरमियान। तो इस वजह से हुकूमत के साथ जहां लोगों के गिले शिकवे हैं अवाम के, तो वहीं वो समझते हैं कि इनको जिनकी सपोर्ट हासिल है वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। तो इस वजह से हर किसी के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह हो सकती है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि किसी को कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों के साथ साथ एक बहुत अहम खबर जो है वो ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने शेयर की है। ज़ुबैर अली ख़ान नौजवान सहाफ़ी, ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से ये एक ख़बर ब्रेक की गई है। उन्होंने बताया है कि ये जो सवाल उठ रहा था कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो क्यों कर खामोश है, कोई स्ट्रेटजी नहीं देती, कोई एहतजाज नहीं करती, कोई सड़क पर नहीं आती, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती इस हुकूमत के लिए, खामोशी सी है उनकी तरफ से। अगरचे इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, कैद तन्हाई है, उसके बावजूद भी क्यों खामोशी है। और सिर्फ PTI ही नहीं बल्कि उनके बनाए गए अपोजिशन लीडर्स की तरफ से भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। तो उसके ऊपर ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने ये खबर दी है कि जो मौजूदा इस वक्त अपोजिशन क़यादत है उसके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हो चुका है। मुआहदा ज़रूरी नहीं कि कोई लिखा हुआ मुआहदा हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनकी तरफ से ज़ुबैर अली ख़ान की तरफ से ये दावा किया गया है कि
یہ کہیں نہ کہیں ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اپوزیشن قیادت کو کہ عمران خان صاحب کو رہا بھی کیا جائے گا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، لیکن ان سے یہ گارنٹی لی گئی ہے کہ 5 سے 6 مہینے جو ہیں وہ آپ خاموش رہیں، کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں، کوئی احتجاج نہ کریں۔ 5 سے 6 مہینوں کے بعد کچھ ٹارگٹس جو اچیو ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس حکومت کو چلتا کر کے ایک قومی حکومت تشکیل دے دی جائے گی، اور وہ جو قومی حکومت ہوگی اسی کے تحت پھر آگے چل کے انتخابات کروائے جائیں گے، اور ان انتخابات کے تحت جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئی اس کو اقتدار سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اعتبار کر کے خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ ستمبر کا ٹائم دیا جا رہا ہے زبیر علی خان کے مطابق کہ ستمبر تک یہ چیزوں کو انہوں نے وائنڈ اپ کرنا ہے، جس میں ان کا ضروری امر کیا ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے، 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ یہ نظام پاس کروانا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ والے جو کام ہیں یہ نمٹ جائیں، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے، اور پھر اس قومی حکومت کے تحت جو ہے وہ آگے الیکشنز کی طرف سیاسی جماعتیں بڑھیں۔ اب یہ ایک اپنی جگہ یعنی زبیر علی خان اپنا ایک سمجھ لیں کہ یعنی ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ خبر جو ہے اسی طرح اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے، اور اگر مجھ سے بھی آپ پوچھیں تو میں بھی 100% یہی سمجھوں گی کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہو سکتی ہے اگر واقعی یہ خبر سچ ہے، تو یہ محض ایک صرف ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہاں پر کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے وہ یہی حکومت سوٹ کرتی ہے۔ اگر کسی کو ڈائریکٹلی اس یہاں پر اگر نظام حکومت میں نہیں آنا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہی سیاسی سیٹ اپ چاہیے تو پھر اس حکومت سے زیادہ سوٹیبل سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بلا وجہ ایک اسموتھ اور ایسا سبمسو قسم کا جو سیٹ اپ ہے سیاسی، اس کو چھوڑ کے بلا وجہ ایک کوئی پرابلمٹک سیٹ اپ جو ہے وہ اپنے لیے کریٹ ہونے دیں؟ تو مجھے تو اس کی کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی، اور ویسے بھی جب وہ ہر کام ان کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں تو پھر انہیں کیا ضرورت پڑی کہ بلا وجہ وہ چینج کریں، ایسی کسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالیں؟ تو مجھے تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا آنیسٹلی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ جس طرح سے ان کے بالکل ہاتھ سے پھسلتی چلی جا رہی ہے اور وہ نہیں سنبھل رہی، تو اس کے اوپر الٹیمیٹلی کیا کچھ ریاکشن آتا ہے، کیا کوئی چینجز کرنے پڑتے ہیں تھوڑے بہت اسی سیٹ اپ کے اندر، وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کوئی اس بات کے لیے کہیں پہ سوچ موجود ہو کہ جناب ان کو سیٹ اپ کو چینج کر کے اور ہم نے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں اور پھر جو بھی جیت جائے، تو مجھے اس کا تو 1% بھی چانس نظر نہیں آتا۔ حالات کیسے بن جائیں بعد میں وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال لگتا ایسا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن بھی کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتبار کر لیں، کیونکہ یا تو یہ ہوتا نا کہ ہم کوئی تحریک چلا پاتے، کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوتے تو پھر تو بات بھی تھی کہ چلو بھائی ہم تحریک چلا لیتے ہیں، ہم ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس تحریک چلانے کا بھی آپشن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اعتبار ہی کر لیتے ہیں، 5-6 مہینے خاموشی سے گزارتے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی ریلیف بن جائے۔ تو فی الحال ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ باقی اسی وجہ سے سہیل آفریدی کو بھی کوئی گو اہیڈ نہیں دیا گیا، یعنی اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی طرف سے۔ البتہ سہیل آفریدی کے حوالے سے میرا اپنا پہلے بھی یہ تجزیہ تھا، اور میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ تو بہت زیادہ تنقید میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں عہدہ پیارا ہو گیا ہے یا اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں اور کوئی انہوں نے اس طرح کر لیا، لیکن مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عمران خان کو اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یقینی طور پر عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ وہ بہت سے ڈیسیجنز نہیں لے پائے جو کہ وہ لے سکتے تھے، اور بہت سی ایفرٹس جو وہ کرتے نظر آ سکتے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ یہ آپ تنقید ان پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ عمران خان کے کوئی غدار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اندر رکھو اور میں وزارت اعلیٰ انجوائے کرتا رہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آج بلکہ ایک یہ خبر بھی سامنے آئی کہ پشاور میں مارکہ حق کے حوالے سے جو ایک تقریب تھی، اس تقریب میں جو آئی جی پولیس تھے وہ موجود تھے، چیف سیکرٹری موجود تھے، گورنر صاحب موجود تھے، کور کمانڈر پشاور موجود تھے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، وہ اس تقریب میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ اس بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا، وہ بھی ظاہر ہے اس تقریب کا اہم شخصیت تھے، اہم گیسٹ تھے، انہیں بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اہم حصہ تھے، لیکن انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی۔
अब उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये भी बताई जा रही है, 2-3 दिन से आपने नोट किया होगा कि उनके हाथ पे वो कैनोला भी लगा हुआ है और उनको कुछ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने 1-2 जगहों पर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म तो की हैं। कल वो जनाजे पे भी गए थे, जो मौलाना इदरीस शहीद हुए, आज उनकी फातह ख्वानी पे भी उन्होंने शिरकत की। तो कहीं ना कहीं वो पहुंचे ज़रूर हैं, भले उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने इस वजह से भी थोड़ा सा रेस्ट करना मुनासिब समझा हो। लेकिन दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने एक नाराज़गी का इजहार भी किया है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं और उनकी सेहत के हवाले से एक गफलत बरती गई है, तो वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया हो। तो ऐन मुमकिन है कि इस वजह से भी उन्होंने शिरकत ना की हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि तनकीद से बचने के लिए भी उन्होंने शिरकत ना की हो। यानी उन्हें ये लगे कि जनाब मैं फिर इनके साथ बैठूंगा, जाके उसी तकरीब का हिस्सा बनूंगा, तो फिर एक तनकीद पार्टी कारकुनों की तरफ से होती है कि देखें जी ये हर जगह उनके साथ ताउन भी कर रहे हैं, उनके साथ हैंड इन हैंड हैं और इन्हें इमरान खान की कोई परवाह नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो फिर इस तनकीद से बचने के लिए भी शायद उन्होंने अवॉइड ही कर लिया हो कि ना ही इस तकरीब में शिरकत की जाए। लेकिन बहरहाल वजह कोई भी हो, सुहेल आफरीदी साहब इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, अब जो 28वीं तरमीम के हवाले से मैंने बात की है, 28वीं तरमीम के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब अगले एक आध हफ्ते के अंदर ये जो बिल्ली है ये भी थैले से बाहर आ सकती है। तवज्जो इस तरफ से इसलिए थोड़ी हट गई कि बीच में आपको पता है जो ईरान अमेरिका वॉर और फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक उसमें किरदार शुरू हो गया, तो उसकी वजह से बीच में थोड़ा पेंडिंग हो गया। वरना ये काम जो था ये एक्सपेक्टेड था कि मार्च के एंड में करना था, लेकिन फिर वो जो सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब एक दफ़ा फिर से 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है और ख़बरें आ रही हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि इसी महीने के आखिर में जो है वो किसी 28वीं तरमीम की तरफ मामला लेके जाया जाए, बजट से पहले या फिर शायद बजट के फ़ौरन बाद। लेकिन मुझे लगता है अगर करना हुआ तो शायद बजट से पहले ही इसको कर लिया जाए, क्योंकि फिर उसके इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो बजट के अंदर भी उसी हिसाब से होंगे, क्योंकि इसमें मेजर कुछ चीज़ों के ऊपर बात होनी है। NFC अवार्ड की तरतीब जो है उसमें कुछ शेयर जो है फार्मूला जो है उसमें तब्दीली हो सकती है। इसी तरह से कुछ सेहत और तालीम के मामलात हैं उसमें कुछ ना कुछ वफाक को कंट्रोल दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इसमें थोड़ी सी पीछे हट जाए, जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें कुछ ख्वाहिश जो है वो थोड़ी कम कर ली जाए। नए सूबों की भी बाज़गश्त है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर फर्दर जो है बातचीत हो रही है और ऐन मुमकिन है कि आपको इस महीने के आखिर तक इसका कोई फाइनल ड्राफ्ट सामने नज़र आए। लेकिन बहरहाल ये जो तरमीम है अगर ये हो जाती है तो इसमें फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि सियासी जमातों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं पीपल्स पार्टी के लिए वो नो गो एरियाज़ या रेड लाइंस हैं। तो देखना होगा कि फिर अगर इस तरह की कोई चीज़ मनवाई जाती है तो फिर उसके बाद निज़ाम की सूरत क्या बनती है, ये बड़ा अहम सवाल होगा। बाकी जी अगर पाकिस्तान के गरीबों की बात की जाए तो बस ये निज़ाम में तो ये सब चीज़ें चल रही हैं कि ये किसकी कुर्सी किसको मिलनी है, क्या होना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में गरीब का कौन मुहाफिज है। मैंने 2 वाक़यात ऐसे देखे जिसने मुझे बहुत दुखी किया पिछले दिन। उसमें एक वाक़या तो ये DG खान में जो स्कूल की छत गिरने का वाक़या था उसने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, क्योंकि इसमें 4 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, मासूम बच्चे, और कई बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो जो उनकी माहों की आहो-बुका थी उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई, और मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि इस मुल्क में जो इस मुल्क का गरीब है उसका उसका दुख और उसका मसला तो ऐसा लगता है कि किसी का मसला ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हो रही होती हैं कि जी कराची का खाना अच्छा है या लाहौर का खाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब है जिसको खाना ही ना मिल रहा हो उसका क्या। एक मैंने जो खबर देखी कराची से कि ट्रॉलर के नीचे 2 मेहनत कश जो हैं वो लेट गए जाके, और वजह शायद में भी है कि धूप से बचने के लिए उन्होंने बेचारों ने साया कोई तलाश किया और ट्रॉलर के नीचे जाके लेट गए। अब वो ट्रॉलर वाले साहब आए, उन्हें नहीं मालूम कि नीचे कोई बंदे 2 लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और उन्होंने वो ट्रॉलर चला दिया। तो बस ये जो मैं चीज़ें देख रही हूँ, फिर जो पैरा फोर्स ने जो एक क़यामत उठाई हुई है गरीबों के ऊपर, रेडियाँ तोड़ना, उनके जिस तरह से रोज़गार बेचारे कर के जैसे मर्ज़ी अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इस मुल्क के अमीर के मसाइल क्या हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं, और इस मुल्क की जो अशराफिया है वो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट रखती है इस गरीब मुल्क के अवाम के साथ। लेकिन जो अवाम हैं वो बेचारे तो अपने
بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر چھت گر جائے گی، وہ پتہ نہیں کیوں بے موت مر رہے ہیں. کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ میں بے موت مر رہا ہے، کوئی بیچارہ سائے کی تلاش میں نیچے لیٹا ہوا ہے وہ بے موت مر رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کو تو آپ نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے رحم و کرم پر حالات کے، کہ کوئی کسی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے مر رہا ہے. لیکن جو آپ کا ایک حکمران طبقہ ہے وہ بالکل ایک لا تعلق ہے ان تمام چیزوں سے. تو ان کے مسائل ہی اور ہیں، ان کی پرائرٹیز ہی اور نظر آتی ہیں. بہرحال جی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.